प्रिय विद्यार्थियों, अभी पिछली क्लास में हम पूस की रात कहानी की चर्चा करते हुए केवल हल्कू के व्यक्तित्व की बात हमने की थी। इस कहानी पर विशेष बल देने की आवश्यकता इसलिए भी है कि यह कहानी अपने आप में अपने पात्र सृजन से लेकर के सांस्कृतिक बोध तक विविध आयामों पर अलग तरीके से खुलती है। उदाहरण के लिए मैंने एक पात्र का आपको परिचय दिया जो इस कहानी का मुख्य पात्र है, हल्कू, जिसके बारे में प्रेमचंद ने खुद बताया कि वो भारी भरकम डील डॉल लिए हुए, ब्रैकेट में यह बता दिया, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था, ऐसा पात्र है। इसकी दूसरी पात्र है उसकी पत्नी मुन्नी, जो उसकी पूरी की पूरी गृहस्थी संभालती है, झाड़ू पोछा लगाती है, उसके खेती उधारी सारी चीज़ों का ध्यान रखती है और उतने ही कम पैसों में किसी न किसी तरीके से संपूर्ण जिम्मेदारियों को समझते हुए गृहस्थी चलाती है। न केवल गृहस्थी चलाती है बल्कि खेती से होने वाली आमदनी और उसमें लगने वाले श्रम के मूल्य का भी वो निरंतर मूल्यांकन करती है और उसको यह बताती है कि आखिर कुल मिलाकर के खेती किस प्रकार की है। किसान की सबसे बड़ी एक कमजोरी यह होती है कि खेती में लाख घाटा होने के बावजूद वह अपने खेत के प्रति मोह को नहीं छोड़ पाता। उसकी पत्नी मुन्नी उसे बार बार कहती तो है कि ऐसा है कि खेती में कुछ भी नहीं धरा है, मजदूरी करके भी जो पैसा लाते हैं वो भी इसी खेती में लगा देते हैं और वह सारी उपज कुल मिला करके मजदूरी करके पैसा लाने के बाद उस उधार को चुकाने और उस उधार को चुकाने के साथ साथ लगान देने में ही खर्च हो जाता है। तो इस खेती की ऐसी मेहनत से भला फायदा क्या है। लेकिन फिर भी वो साफ साफ हल्कू को नहीं रोकती है कि वो खेती करने या खेत की रक्षा करने न जाए। एक तीसरा पात्र इसमें है जबरा। जबरा हल्कू का कुत्ता है। अब प्रेमचंद की एक अलग विशेषता का उद्घाटन यह कहानी करती है। प्रेमचंद की इस कहानी में प्रेमचंद के उस स्वरूप का उद्घाटन होता है जहां मनुष्य और जानवर साथ साथ रहते हैं। साथ साथ तो बहुत सारे लोगों के यहाँ रहते हैं, लेकिन प्रेमचंद के यहाँ रहना उससे भिन्न प्रकार का रहना है। जैसे हल्कू कुत्ते के साथ रहता है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन उसी कुत्ते की चर्चा जब दिनकर करते हैं, जिस कुत्ते को अमीर लोग पालते हैं और वह कुत्ता मनुष्य के हिस्से का खाता है, तो वह कुत्ता उस रूप में अमीरों के उस भाव के प्रति जहां वो अन्य का शोषण करके वो बचा हुआ अन्न कुत्ते को पालने में लगाते हैं और उस कुत्ते की उत्पादकता या उपादेयता कोई भी नहीं होती है, वह निंदनीय है। इसीलिए उन्होंने लिखा कि श्वानों को मिलता दुग्ध वस्त्र भूखे बालक कुलाते हैं, माँ की हड्डी से ठिठुर ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। प्रेमचंद के यहाँ आया हुआ जबरा इस प्रकार का कुत्ता नहीं है, बल्कि वह परिवार का सदस्य है। परिवार की तरह उसके खेतों की रक्षा करता है, परिवार की तरह वह पारिवारिक स्नेह पाता है और अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाता है। इसलिए मनुष्य में जब मनुष्यता की अधिकता होगी तो पशु के साथ वो सहचर बन करके रहेगा और यह सहचर भाव ही जीवन जगत और जीव दया के भाव को जगाता आएगा। इस दृष्टि से यह पूस की रात कहानी एक अनोखी कहानी बनती है। खैर, मनुष्य और पशु के प्रेम की चर्चा आगे के प्रसंग में उदाहरण के साथ करेंगे। एक पात्र और इसमें आता है, लेकिन वो केवल आता है और आते ही वो चला जाता है, कुंभ के मेले की तरह।
वो खो तो जाता है भीड़ में, लेकिन स्मृति के भीतर निरंतर एक प्रवाह के रूप में बहता रहता है। उस पात्र का नाम है सहना। सहना वह साहूकार है जो ब्याज पे पैसे देता है और हल्कू की मजदूरी की पूरी कमाई को उठा ले जाता है, और उस मेहनत मजदूरी की कमाई को देने से मुन्नी को इनकार है, ऐतराज है, और किसी तरीके से हल्कू को मनाना पड़ता है। इन कुल 4 पात्रों को साथ लेकर के यह कहानी आगे बढ़ती है और अपने शीर्षक में भी अनोखी हो जाती है। शीर्षक है इसका पूस की रात। तुम्हें ध्यान हो तो मैंने, उसने कहा था, कहानी की चर्चा के प्रसंग में उस सिपाही द्वारा उस मुसलमान पात्र की चर्चा की थी जो दुश्मन के क्षेत्र से आए हुए जासूस, यानी अधिकारी बनकर आए हुए जासूस की वास्तविकता की परख के लिए एक मुसलमान पात्र के चरित्र को गढ़ता है और काल्पनिक रूप से बताता है कि आप अगर वही वाले साहब हैं तो आपको वो कथा याद होगी जिसमें हम सब जा रहे थे और वो मुसलमान पात्र रहता था, साथ साथ चल रहा था। रास्ते में जो है उसको एक शिव मंदिर मिला और उस शिव मंदिर में जल चढ़ाने चला गया। इस पर वह दुश्मन देश का पात्र जो भारतीय संस्कृति से अपरिचित था, लेकिन भारतीय भाषा, यूं कहो कि हिंदी क्षेत्र की भाषा हिंदी से अपरिचित नहीं था, पंजाब क्षेत्र की भाषा पंजाबी से अपरिचित नहीं था, उसी लहजे में बोल रहा था, वो हाँ कर बैठा क्योंकि उसे डर था कि अगर वो मना कर दे और ये घटना सत्य हुई तो कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे पहचान ले। शकल से देखने वाला बेवकूफ़ सिपाही उसकी इस चालाकी को पकड़ नहीं पाएगा, इसलिए वो हाँ कर देता है कि हाँ हाँ ये घटना हुई थी। तुरंत वह पहचान लेता है कि सैनिकों के साथ चलने वाला मुसलमान सिपाही रुक करके मंदिर में, शिव के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए नहीं जाएगा। यानी कि इसको भाषा तो आ गई इस क्षेत्र की, लेकिन भाषा में नामों के द्वारा किसी के पूजा विधान की पहचान कर पाना बहुत कठिन है, क्योंकि पूजा विधान भी कई प्रकार सांस्कृतिक बोध का प्रतीक होता है। जहाँ सांस्कृतिक बहुलता होती है वहाँ आराधना पद्धति की भी बहुलता का होना स्वाभाविक है, और ये वही भाषा व्यक्ति जान सकता है जो उस क्षेत्र की भाषा में निहित संस्कृति को समझता है। विदेशी व्यक्ति उस भाषा को तो समझ जाता लेकिन उसमें निहित संस्कृति को नहीं समझ पाता। पूस की रात एक नए धरातल पर अपने शीर्षक के भीतर इसी सांस्कृतिक स्पंदन का उद्घाटन करती है। हमारी भारतीय काल गणना पद्धति में 12 महीने जब हिंदी में आते हैं तो उसमें माघ और पूस, ये 2 महीने ऐसे हैं जिसमें कड़ाके की हड्डियों को गला देने वाली ठंड पड़ती है। इसलिए पूस की रात या माघ की रात कहते ही, उसमें भी खास करके पूस में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है, पूस की रात कहते ही आदमी के मन में उसकी हड्डियों को कपा देने वाली ठंड का बिंब उभर आता है और उसमें एक सिहरन उभर उठती है। तो यह अलग से कहने की जरूरत नहीं पड़ती है कि रात बहुत ठंडी थी। अब चूंकि विदेशियों के यहाँ इस तरीके की काल गणना पद्धति नहीं है, जहाँ की महीने के शब्द मात्र से ही वो ये मान करके चले कि इस संस्कृति में ठंड के मौसम के जुगाड़ की भावना निहित है, तो उस स्थिति में बड़ी एक दिक्कत पैदा होती है कि विदेशी अगर कोई इस कहानी को पढ़े तो इसको कैसे पढ़ पाएगा। तो उसे उस पूरी सांस्कृतिक स्पंदन में जाना पड़ेगा। एक बार मैं सोच रहा था कि आखिर इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या हुआ होगा, क्योंकि प्रेमचंद की लगभग समस्त कहानियों और अधिकतम उपन्यासों का अनुवाद हो चुका है और विदेशी लोग उसको पढ़ते हैं। मुझे एक मित्र ने बताया कि ऑन अ विंटर्स कोल्ड नाइट के नाम से इसका अनुवाद हुआ है, क्योंकि कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो पूस में आने वाले भाव को अंग्रेजी के पढ़ने वाले मौसम से प्रतीकित कर सके। अपनी पूछ से भी ज्यादा वहां पे ठंड पड़ती होगी और कम भी पड़ सकती है। अक्सर वहां पे लंदन वगैरह में चले जाओ तो बताते हैं लोग कि ठंड पड़ती है, लेकिन पूछ शब्द का सांस्कृतिक बोध
के विकल्प के रूप में कोई भी शब्द नहीं मिलेगा। अतः इसके भाव को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी अनुवाद के लिए जो शब्द आता है वो वहां पर आता है ऑन अ विंटर्स कोल्ड नाइट। कहने का तात्पर्य है कि कथा संयोजन की उत्कृष्टता, या यूं कहिए कि साहित्य संवर्धन की उत्कृष्टता भाषा में निहित सांस्कृतिक बोध के बिना असंभव है। इसलिए पूस शब्द का यहाँ पर बहुत बड़ा महत्व है। और दूसरा महत्व है यहाँ पर खेती का, जिसकी पेशबंदी के रूप में मुन्नी सबसे पहले कह देती है कि इस खेती में क्या है, महाजन को मजदूरी करके पैसे चुकाओ और खेती से जो निकलता है वो लगान में सारा चला जाता है, तो इससे बढ़िया मजदूरी ही करते जाओ, क्या करें इसको। लेकिन फिर भी खेती का मोह नहीं छूट पाता और लहलहाती हुई फसल की रक्षा के लिए हल्कू घर से निकल पड़ता है, साथ में जबरा कुत्ते को लेकर के। अब जरा देखते हैं, खूब ठंड पड़ रही है। वह ठंड हल्कू को भरपूर लग रही है, जबरा कुत्ते को भी लग रही है। मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पर यह जबरा कुत्ता उन अमीर घर में पलने वाले डॉबरमैन आदि कुत्तों की तरह नहीं है, जिनको वो अपना पारिवारिक रिश्तेदार तो मानते हैं, लेकिन वह किसी भी प्रकार से घर की किसी बड़ी जिम्मेदारी में कोई भूमिका अदा करता हो, ऐसा नहीं है। बल्कि शोषण द्वारा लाए गए अपने धन के प्रदर्शन के लिए भी वो कुत्ता पालते हैं। इसलिए उस आत्मीयता की तुलना एक किसान के कुत्ते से नहीं की जा सकती। यह कहानी में किस तरीके से उभरता है। यह कुत्ता किसान के फसल की रक्षा लगभग उस ईमानदारी और उस भाव से करता है जिस ईमानदारी और उस भाव से वह मालिक खुद नहीं कर पाता है। ये कहानी में आगे उभरता है। इसी कारण यह कुत्ता भी उतनी ही मनुष्य की आत्मीयता ग्रहण कर लेता है जितना मनुष्य उस कुत्ते के अंदर निहित आत्मा को पहचानता है। इस रूप में यहाँ पर वह कुत्ता जो है वो मनुष्य का आत्मीय बनता है, मनुष्य का सहचर बनता है, और दोनों के सुख और दुख मिलकर एक मेक हो जाते हैं। एक उदाहरण देखिए, किस तरीके से मनुष्य के बीच खाई और फिर कुत्ते और मनुष्य के बीच की आत्मीयता को प्रेमचंद व्यक्त करते हुए कहते हैं। खेत पर आ जाता है, ठंडी पश्चिम से चलने वाली हवा, जिसे इस क्षेत्र में पछुआ हवा कहते हैं, वह चलती आ रही है। हल्कू मन में विचार करते हुए कहता है, यह राण पछुआ न जाने कहां से बर्फ लिए आ रही है। भाषा देखिए, मुझे लगता है अलग से इसकी व्याख्या की जरूरत नहीं है, क्योंकि बर्फ उसको बुरी तरह से ठिठुरा दे रही है। इसलिए वह दोष हवा को गाली देते हुए कहता है कि यह राण पछुआ बर्फ लिए आ रही है, हवा में बर्फ जैसी ठंडक है। उठूं कमा फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। यहां पर प्रेमचंद एक और जन के भीतर व्याप्त उस विभत्स परिणत की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि ठंड के मारे नींद तो आ नहीं रही है, करने के लिए कुछ है नहीं, तो उठता है और एक चिलम पीता है। चिलम अर्थात गांजा भर पीने की कोशिश करता है। यह जो एक नशा है, यह नशा कुल मिलाकर कुछ देर के लिए मनुष्य को एक भुलावा देता है। दूसरा काम करता है कि चूंकि वो खाली है तो उस व्यर्थता बोध को भी दूर करता है। आगे देखते हैं कि वह रात काटने के लिए तो करता है, लेकिन वो उस चिलम से भी ऊब चुका होता है। 8 चिलम तो पी चुका। यह खेती का मजा है। खेती करवा रहे हैं समृद्ध के लिए, सुखपूर्वक सोने के लिए, लेकिन स्थिति यह है कि रात को ठंड के मारे नींद नहीं आ रही है। रात काटने के लिए 8 चिलम पी चुका, और यह इस खेती के कारोबार के कारण है कि क्योंकि इसकी फसल की रखवाली में ऐसी ठंड
ठंडी रात को बिताने और काटने के लिए चिलम पीना पी रहा है। लोग सोचते हैं कि इसके पास खेत है तो बहुत बड़ा अच्छा होगा। और मेरी स्थिति तो ये है। आगे की स्थिति को थोड़ा सा वर्णन करता हूं। और एक एक भागवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, मोटे मोटे कंबल, मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए, तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करें मजा दूसरे लूटें। इतने पर ही नहीं, एक लाइन आगे मैं छोड़ रहा हूं। आगे क्या कहता है, तुरंत चिलम पीते हुए उसकी निगाह उस कुत्ते पर पड़ती है, वो भी तो उतनी ही ठंड झेल रहा है। लेखक लिखता है, हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? किससे कहता है? अपने कुत्ते जबरा से। पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, हां जरा मन बहल जाता है। यहीं पर हम रुकते हैं, अगली बात अगली क्लास में।